इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम के बाद ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। इंटीग्रल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, दूसरा इम्प्रॉपर। दोनों के बीच में अभी फर्क पता चलेगा कि इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल और उसके कन्वर्जेंस के बारे में जो चर्चा है, कन्वर्जेंस का मतलब कि इम्प्रॉपर की कोई वैल्यू आना या ना आना, अगर वैल्यू आती है तो उसको आप कन्वर्जेंस बोलते हो, वैल्यू नहीं आती है तो उसको हम डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। तो किसी कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और इसकी कन्वर्जेंसी का क्या मायने होता है, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर इंटरवल की बात करें तो इंटरवल को हम लोग कहते हैं कि इंटरवल रियल नंबर की लाइन का एक टुकड़ा होता है, लेकिन आप उसमें से कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं कर सकते। कॉर्नर आप डिलीट कर सकते हो, कॉर्नर आप छोड़ सकते हो, ले सकते हो, लेकिन बीच में उसमें कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये अगर हम इस लाइन को कहें कि ये लाइन माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक ये रियल नंबर की लाइन आर को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर हम इसका एक हिस्सा काट करके निकाल लें और इस हिस्से में यहाँ पर कहीं पर ब्रेकेज आ जाए, जैसे हम -8 से लेकर के +10 तक का हिस्सा काटते हैं तो और इसके बीच में एक पॉइंट हम ब्रेकेज पा जाए, तो ये मेरा इंटरवल नहीं होगा। इसे आप इंटरवल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इंटरवल की कैटेगरी में आने के लिए इसके पास अपने बीच के यानी -8 से 10 तक के बीच के सारे पॉइंट होने चाहिए। तो इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन व्हेन देयर इज नो होल इन द मिड ऑफ दीज टू कॉर्नर्स। इन दो कॉर्नर्स के बीच में कहीं पर भी अगर कोई ब्रेकेज ना हो तो ये एक इंटरवल होगा। अब ये कई आप कॉर्नर वाले को छोड़ सकते हैं, जैसे -8 को छोड़ दिया, ओपन है 8 पर और 10 पर हमने कैसा किया, क्लोज्ड, ये आपका एक इंटरवल है, ये इंटरवल होगा। ये सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन होगा। अच्छा, या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं। और या तो हम ये कहें -8 से लेकर के 10 पर 10 को छोड़ दिया, इस बार दूसरा वाला किनारा छोड़ दिया लेकिन पहला किनारा शामिल है, या -8 से लेकर के 10 तक का हिस्सा, इस बार दोनों किनारे भी शामिल कर लिए, और या ओपन -8 से लेकर के 10 ओपन, इधर दोनों किनारे छोड़ दिए, ये हमारे इंटरवल होंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने एक बार लिया -8 से लेकर के 10 तक का हिस्सा क्लोज्ड में और इसमें से डिफरेंस कर दिया 0.6 को, अब ये हमारा इंटरवल नहीं होगा, ये केवल और केवल एक सेट भर बन करके रह जाए बस। यानी रियल नंबर के लिए गए किसी टुकड़े में अगर आपने दो कॉर्नर पॉइंट के बीच से एक भी पॉइंट आपने निकाल दिया तो ये इंटरवल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ये एक सेट की कैटेगरी में तो होगा, आपको ये पता है कि आप इसके बीच में किन किन पॉइंट को ले रहे हो, आपको रूल पता है, लेकिन आप इसको इंटरवल की कैटेगरी में नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं एक इंटरवल हमेशा एक सेट होता है, लेकिन एक सेट एक इंटरवल को इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अब इसी इंटरवल से हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इंटरवल की दो कैटेगरी देखते हैं, एक होता है जो आपका फाइनाइट इंटरवल कहा जाता है, दूसरा होता है जो आपका इनफाइनाइट इंटरवल कहा जाता है। अगर मेरे चुने गए इंटरवल की लेंथ, जैसे हमने एक इंटरवल लिया a से लेकर के b तक, और इस इंटरवल की लेंथ कैसी आती है, फाइनाइट आती है। फाइनाइट लेंथ आने का मतलब b माइनस a को किया और b माइनस a कैसा नंबर आया, एक फाइनाइट नंबर आया, तो मेरे इंटरवल की लेंथ फाइनाइट होगी। ऐसे केस में मेरा इंटरवल फाइनाइट इंटरवल कहा जाएगा। ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके दोनों किनारे फाइनाइट हो। जैसे 10 से 12, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2, यानी ये इंटरवल आपका कैसा होगा, फाइनाइट इंटरवल होगा। इसी तरीके से अगर हम ले लें -8 से लेकर के 15, आप पर भी ये फाइनाइट इंटरवल होगा, क्योंकि 15 माइनस -8 दैट इज इक्वल टू इधर 15 5 20 3 23, लेंथ इसकी कितनी आई 23, फाइनाइट इंटरवल है। लेकिन अगर आपने एक भी किनारा इसमें इनफाइनाइट लगा दिया, जैसे -इंफिनिटी से लेकर के 2 तक आए, इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो चुकी है, इनफाइनाइट हो चुकी है। और जिस भी इंटरवल की लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, दुनिया उसको इनफाइनाइट इंटरवल के नाम से जानती है। तो इंटरवल के बेसिकली 2 टाइप आते हैं, पहला फाइनाइट इंटरवल, दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट इंटरवल वो इंटरवल जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट इंटरवल वो जिनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। दुनिया में अगर कोई इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल बन रहा है तो निश्चित तौर पर उसका एक किनारा प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जरूर रहा होगा, कम से कम, और दोनों किनारे माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के हो सकते हैं। लिखते हैं इसी बात को, बहुत छोटे छोटे बेसिकली 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं। यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समेट रहे हैं।
intervals are of two types. Intervals are of two types. पहला ये होता है फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल वो whose length is finite, whose length is finite. फाइनाइट इंटरवल वो जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है. एग्जांपल के तौर पर ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ दोनों किनारे ए और बी फाइनाइट नंबर है. क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये रहा. आप ए और बी कुछ भी भर सकते हैं लेकिन आपको फाइनाइट नंबर ही भरना पड़ेगा. अगला क्लोज्ड ए बी पर ओपन, ठीक, एंड, और ओपन ए बी पर क्लोज्ड, ये आपके फाइनाइट इंटरवल होते हैं. इसके बाद बारी आती है इनफाइनाइट इंटरवल्स की. इनफाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स ये वो इंटरवल्स होते हैं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है. whose length is infinite. whose length is infinite. जैसे एग्जांपल के तौर पर माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी से लेकर के ए पर क्लोज्ड, या फिर माइनस इंफिनिटी से लेकर के ए पर ओपन, या फिर आप कह सकते हो ए से लेकर के इंफिनिटी ओपन, एक्सेट्रा. इस तरीके से कुल मिलाकर के ये समझने की बात है कि अगर आपका दो में से एक भी किनारा प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो गया, और या तो दोनों किनारे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी हो गए, तो ऐसे केस में आपके इंटरवल की लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी. आपका इंटरवल कहा जाएगा इनफाइनाइट इंटरवल. और जब जब ये लेंथ फाइनाइट बनी रहेगी तब तब इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट इंटरवल. इसके बाद अगला हेडिंग डालना बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन. एक फंक्शन बाउंडेड कहा जाता है. मान लिया एक फंक्शन हमको fx दिया गया है, और वो फंक्शन fx किसी दिए गए क्लोज्ड इंटरवल a b के बीच में, या किसी भी दिए गए ओपन इंटरवल के बीच में, इन जनरल किसी इंटरवल के बीच में वो फंक्शन डिफाइंड है. अगर हमको इस इंटरवल में अगर हमें इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट पर दो ऐसी वैल्यू मिल जाती है, मतलब इनमें मौजूद पॉइंट में किसी ऐसे पॉइंट पर दो ऐसी वैल्यू मिल जाती है कि मेरा फंक्शन fx पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू कैपिटल k को पार नहीं कर सकता है और पर्टिकुलर एक वैल्यू स्मॉल k से नीचे नहीं जा सकता है, इनके बीच में बंध गया, तो मेरा फंक्शन बाउंडेड कहा जाएगा. एग्जांपल के तौर पर अगर हम ग्राफ खींचे y बराबर एक्स स्क्वायर का, और बात करें इंटरवल -2 से लेकर के 3 तक की बात करें, तो -2 पर अगर हम देखें तो -2 पर फंक्शन की वैल्यू y एट -2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी मिली, 4. इसका मतलब अगर हम हाइट देखें तो हम कहां तक आए, 4 हाइट तक आए, 4. और अगर हम यही 3 पर देखें तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9. इसका मतलब यहां पर हमारी हाइट कितनी जा रही है, 9 जा रही है. लेकिन एक चीज गौर करो, इसी -2 से लेकर के 3 तक के बीच में तो 0 भी बैठा हुआ है. इसका मतलब एट दैट पॉइंट 0 पर मेरे फंक्शन y के लिए 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 0. यानी मेरे जो ग्राफ है उस ग्राफ की जो मिनिमम हाइट देखी जाए वो कितनी आएगी, 0, और मैक्सिमम हाइट अगर ग्राफ की देखी जाए तो कितनी आएगी, 9 आएगी. तो मेरा फंक्शन जितनी भी वैल्यू अटेम्प्ट करेगा, -2 से आप 3 की तरफ बढ़िए, -2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू मिली. आगे आएंगे -1 का स्क्वायर 1, ये यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगी. आगे जाते हैं, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही आता है,
यानी कहीं भी जाएंगे हमको जितनी भी वैल्यू मिल रही है ये सारी की सारी वैल्यू हमको हर बार केवल और केवल 0 से लेकर के 9 तक के बीच में मिल रही है। तो हम कह सकते हैं इन द क्लोज्ड इंटरवल -2 to 3, in the closed interval -2 to 3 our function fx is either greater than or equal to 0 but less than or equal to 9। ये 9 मेरे दिए फंक्शन का लोअर बाउंड होगा और ये 0 दिए गए फंक्शन का लोअर बाउंड और ये 9 दिए गए फंक्शन का अपर बाउंड होगा। ऐसे में हमको दो वैल्यू ऐसी मिल गई है कि फंक्शन इन दोनों वैल्यूज को पार नहीं कर पा रहा है। इस पूरे इंटरवल में दौड़ता हुआ फंक्शन अगर इन दोनों को पार नहीं कर पाता है तो ये अपर बाउंड है, दूसरा लोअर बाउंड, और जिनका अपर और लोअर दोनों हो जाए वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है? बाउंडेड कहलाता है। लिखा जाएगा इसी बात को। A real valued function, a real valued function fx defined on an interval I, कोई दिया गया रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू कैसे मिलती है? रियल मिलती है। वो किसी दिए गए इंटरवल i पर डिफाइंड है, ठीक। इज सेड टू बी बाउंडेड, इज सेड टू बी कहा जाता है, इज सेड टू बी बाउंडेड, इज सेड टू बी बाउंडेड। कोई दिया गया रियल वैल्यूड फंक्शन fx जो किसी इंटरवल पर डिफाइंड है, इस दिए गए इंटरवल पर मेरा दिया गया फंक्शन क्या कहलाएगा? बाउंडेड कहलाएगा। इफ यदि देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट नंबर्स a and b such that, अगर यहाँ पर नंबर a और b इस तरीके से मौजूद हो कि फंक्शन fx is less than or equal to b but greater than or equal to a for all small x belong to the interval I। दिए गए इंटरवल में मौजूद किसी भी पॉइंट के लिए अगर फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर किसी नंबर b को पार ना कर पाए और पर्टिकुलर किसी एक नंबर a के नीचे ना जा पाए तो ऐसे केस में आपका फंक्शन क्या कहलाता है? बाउंडेड कहलाता है। A real valued function fx defined on an interval I is said to be bounded, इसे आप बाउंडेड कहेंगे अगर यहाँ दो नंबर a और b ऐसे मौजूद हों कि दिए गए इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो a और b को पार ना कर पाए, मतलब इनके बीच में बंधी रहे, तो आपका फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड होगा। नोट करना। इसका मतलब अगर कोई इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, यानी फंक्शन किसी इंटरवल में पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पर b को या a को पार कर जाती है, यानी बढ़ती हुई इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी चली जाती है, तो आपका फंक्शन बाउंडेड नहीं बल्कि अब कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। इस बात को भी लिख देते हैं। लिखना fx is said to be unbounded, fx is said to be unbounded if there exist, आपका दिया गया फंक्शन fx अनबाउंडेड कहा जाएगा if there exist at least one point in interval I at which value of the function at which value of the function tends
टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, जिस पर फंक्शन की वैल्यू टेंड्स कर जाए किसकी तरफ, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ। एग्जांपल लगाना, एग्जांपल फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3, ठीक, इज अनबाउंडेड in interval 1 to 4 at x is equal to 3। पॉइंट x is equal to 3 पर आपका दिया गया फंक्शन, सोचिए हम 3 - 3 रखेंगे, यानी जब x अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू टेंड्स कर रही है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। ऐसे में x is equal to 3 पर मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। और अब यहां से शुरुआत करते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। सबसे पहले पता कर लेते हैं प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। हेडिंग लिखना प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे गौर करना, अगर हमको इंटीग्रेशन दिया गया, एक इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx, और ये दो बातें पूरी करता है। पहली बात, इसकी ये जो लोअर लिमिट लगी है और ये जो अपर लिमिट लगी है, ये दो की दोनों, लोअर और अपर लिमिट दोनों कैसी हो, फाइनाइट, फाइनाइट। और जो आपको ये इंटीग्रेंड दिया गया है fx, ये आपका कैसा, बाउंडेड हो a से लेकर के b तक के बीच में, बाउंडेड। तो ऐसे केस में आपका ये दिया गया पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल कैसा कहलाएगा, प्रॉपर कहलाएगा, प्रॉपर। ठीक, प्रॉपर इंटीग्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx इज नोन एज द प्रॉपर इंटीग्रल इफ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b बोथ बिकम्स फाइनाइट। और इसके साथ ही साथ ये जो आपका इंटीग्रेंड है, जिसको आप अवकलन करने जा रहे हो, जिसका आप समाकलन करने जा रहे हो, ये इंटीग्रेंड आपका कैसा बना रहे, बाउंडेड बना रहे, यानी इसकी वैल्यू a से लेके b तक के बीच में कहीं पर भी इनफाइनाइट ना जा रही हो, तो आप इसको बाउंडेड कह दिए, और बाउंडेड हो तो आपका ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर होगा। लिखना इसमें प्रॉपर इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल ऑफ द टाइप या एनी इंटीग्रल having structure इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ठीक, ये और ये दो के दोनों फाइनाइट fx dx, और ये कैसा रहा, इंटीग्रेंड आपका कैसा रहा, बाउंडेड रहा, बाउंडेड, ठीक, इज नोन एज प्रॉपर इंटीग्रल, इज नोन एज प्रॉपर इंटीग्रल। नोन एज प्रॉपर इंटीग्रल। कोई भी स्ट्रक्चर अगर दिखने में इस टाइप का हुआ, कोई भी इंटीग्रल ऐसा स्ट्रक्चर रखा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों आपको फाइनाइट नजर आई, और इस दिए गए लिमिट के बीच में आपका फंक्शन कैसा बना रहा, बाउंडेड बना रहा, तो आपका यही इंटीग्रल क्या होगा, प्रॉपर। यानी इनमें से एक भी कंडीशन बिदक गई, ये दोनों में से एक भी कंडीशन बिदक गई, तो अब आपका इंटीग्रल इम्प्रॉपर बन जाएगा। पहले इतना नोट कर लो। इसको एक ऐसी चीज से भी समझा जाता है कि अगर आपकी जो ये रेंज है, इंटीग्रेशन करने की रेंज, आपकी रेंज फाइनाइट बनी हुई है, जाहिर सी बात है हम a से लेकर के b तक का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो अगर a से b तक की लेंथ निकाली जाए तो इस इंटरवल की लेंथ फाइनाइट है, एक बात। दूसरी बात, इस रेंज के अंदर में आपका इंटीग्रेंड बाउंडेड बना रहे,
तो ऐसे केस में आपका फंक्शन आपका इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर इसको लिखा जाए इसी को, दैट इज अर्थात इफ range of integration if range of integration if range of integration is finite and our integrand integrand वो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये fx एंड आवर integrand fx is bounded within range, then integral is known as proper integral। तब हमारा दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल। वैसे इतना सफिशिएंट है, वो केवल बस एक लैंग्वेज के टाइप में उसी चीज को ढाल दिया गया और बाकी कुछ नहीं है। तो जिनको लिखना हो वो उस बात को लिखेंगे, अदरवाइज उसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर लगाना चाहें तो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम करें तो प्रॉपर के लिए ये एग्जाम्पल हो सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 फंक्शन x dx। अब गौर करो, x की अगर बात करें, क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक दौड़ने के दौरान 1 से लेकर के 2 तक के हर पॉइंट पर फंक्शन मेरा कौन है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू कितना, x। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर इसकी वैल्यू अनबाउंडेड हो सके। आप 1 रखोगे लोअर लिमिट 1 देगा, आप 1.5 रखोगे लोअर लिमिट 1.5 देगा, आप f ऑफ 2.3 रखोगे, सॉरी 2.3 तो दे भी नहीं सकते, आप इसको 1.8 रखोगे आंसर में 1.8 देगा। और लेंथ कितनी है 2 - 1 दैट इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है 1, फाइनाइट है। और यहाँ हर एक जगह पर इंटीग्रेंड कैसा है, बाउंडेड है। इसका मतलब ये आपका कौन होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, अगला इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 2 तक 1/x² dx। अपर भी ये प्रॉपर बना है क्योंकि ये केवल एक जगह 0 पर होता, अगर x = 0 होता तो इन्फिनिटी भाग जाता। 1/0 मतलब एज x टेंडिंग टू द 0 दिस टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ चलता। लेकिन आज 1 रखने पर 1/1 दैट इज 1, 2 रखने पर 1/2। कुल मिला के इसके बीच में पूरे इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक आने में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां ये नीचे का टुकड़ा 0 हो। और जब तक नीचे का टुकड़ा 0 नहीं होगा तब तक ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंड बाउंडेड बना रहेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखी जाए, मिनिमम सोचो जब हम इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक आ रहे हैं, 1 से 2 तक आने में 1/1 ये इसकी टॉप वैल्यू है, ठीक यार, सॉरी टॉप करें, हाँ ठीक है, ये इसकी टॉप वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर 1/2 रखते हैं क्योंकि 1 से 2 तक के आने के बीच में 1/2 नहीं आएगा, इसको हम रखते हैं 3/2 रख देते हैं, 1.5 आएगा, 3/2 रखें अगर तो ये बनेगा 1/3/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये कितना रहा 3 × 9 1/9/4 दैट इज इक्वल टू 4/9। और कम हुआ 1 से 2 रखने पर 2 दूना 4 1/4। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ चलने तक ये डिक्रीज तो हुआ लेकिन ये बाउंडेड बना रहा है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं पहुंचेगी। और जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं पहुंचेगी तो आपका इंटीग्रेंड बाउंडेड है। बस एक्सेट्रा कर देना इसी पर। एक और लगाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ठीक है, 0 से लेकर के π/2 sin x dx। ये भी आपका इसका तो ग्राफ ही पता है हमको। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो 0 से π/2 पर 1 होता है, ये इतना हिस्सा लगातार बाउंडेड हो रहा है। टॉप वैल्यू कितनी जाएगी +1,
मिनिमम कितनी जाएगी, केवल और केवल 0। तो 0 से लेके π/2 तक के बीच में ये बाउंडेड बना रहा और ये लेंथ भी आपकी कैसी हो गई, फाइनाइट हो गई। इसका मतलब दिया गया इंटीग्रल आपका कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। एक चीज में ये भी ध्यान देने की बात है कि जैसे हमें दिया जाता है 0 से लेकर के 1 तक sin x अपॉन x dx ऐसा दिया गया। तो यहाँ को इसको प्रॉपर से इम्प्रॉपर समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये भी प्रॉपर इंटीग्रल का ही केस होगा। इसलिए ये प्रॉपर इंटीग्रल का केस होगा, क्योंकि अगर इसमें लिमिट निकालें, लिमिट sin x अपॉन x, तो इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर हमेशा 1 आती है। तो यानी ये आपका बाउंडेड बना हुआ है। इंटीग्रैंड को बाउंडेड रहना चाहिए, तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि आपका इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर होगा। अगली हेडिंग डाल देते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। नेक्स्ट हेडिंग, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। improper integrals, इसमें लिखना इंटीग्रेशन a to b function fx dx, function fx dx is said to be an improper integral, is said to be an improper integral दिया गया इंटीग्रेशन a to b फंक्शन fx dx एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा इफ अगर नीचे जो बातें लिखी जा रही उनमें एक भी बात होल्ड हो गई तो ये दिया गया इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। पहली बात जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिया गया है, यानी जो आपको रेंज दी गई है ए बी, ये आपकी कैसी हो जाए, इज इनफाइनाइट, समझने की बात है। लोअर लिमिट ए से लेकर के अपर लिमिट बी तक का जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर ये जो इंटरवल आया, इंटरवल ए बी, ये इनफाइनाइट हो जाए। ये इनफाइनाइट दो कैटेगरी में हो सकता है, तीन कैटेगरी, या तो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जाए, अपर लिमिट फाइनाइट बनी रहे। एग्जांपल के तौर पर लोअर लिमिट को दे दे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, तो इनफाइनाइट इंटरवल है क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है कि आप 2 से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करो, इन्फिनिटी तक, अपर भी इनफाइनाइट इंटरवल है, या तो आप इंटीग्रेट करो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। तीन बेसिकली इसके केस बन सकते हैं जब आपका ये दिया गया इंटरवल ए बी, यानी जो आपके रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है ये कैसा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। जैसे रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, तुरंत बोल देंगे दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा। पहली बात। एंड, और इसके साथ एंड fx इज बाउंडेड ओवर द इंटरवल, एंड fx इज बाउंडेड over the interval, पहली कंडीशन, आप अपने दिए गए इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहोगे अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि जो आपका रेंज दिया गया है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट करें वो कैसी हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए, लेकिन आपका फंक्शन fx उस दिए गए रेंज में हमेशा कैसा बना रहे, बाउंडेड बना रहे, यानी वो पर्टिकुलर एक वैल्यू को क्रॉस करके आगे नहीं जा पा रहा है। पहली बात। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, दूसरी सिचुएशन देखना, ऐसा हो सकता है कि आपको रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट दे, ए बी इज फाइनाइट,
फाइनाइट कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसा रहे, फाइनाइट रहे, लेकिन आपका जो फंक्शन एफ है वो इस रेंज में अनबाउंडेड हो जाए। एफ इज अनबाउंडेड, एफ इज अनबाउंडेड, एफ इज अनबाउंडेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, पहले वाले के लिए बता रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx ऐसा लगा दी कोई, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक का इंटीग्रेट करें। अब गौर करो, एक हिस्सा तो ये, मतलब लेंथ की बात करें तो लेंथ तो अपनी कैसी हो चुकी, इनफाइनाइट, लेकिन 1/-इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। मतलब ये गिर भी रहा है तो कहां तक, 0 तक, और टॉप रखोगे तो 1/2, तो 0 से 1/2 तक के बीच में ही f की वैल्यू आएगी, इसके अलावा इसकी वैल्यू कुछ और होने वाली नहीं। तो बाउंडेड तो है, ठीक, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में मेरा इंटीग्रैंड बाउंडेड है, लेकिन जो लेंथ है, रेंज की लेंथ, वो आपकी कैसी हो चुकी है, इनफाइनाइट, इसीलिए ये पहले वाले टाइप में आ गया है, ये कैसा रहेगा, इम्प्रॉपर। दूसरा, लेंथ तो कैसी है, फाइनाइट, लेकिन आपका एफएक्स कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। इसका एग्जांपल लगा देते हैं यहीं पर। दूसरे के अगर एग्जांपल लेते हैं, दोनों का एग्जांपल दे दें, यही इसका दे रहे हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक 1/x dx, ये पहले का एग्जांपल है जिसमें इंटीग्रैंड बाउंडेड है, माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 जाएगा, 2 पर रखेंगे 1/2 जाएगा, बस इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। इनकी बात करेंगे, इनकी बात तो गौर करना, इसके एग्जांपल में इंटीग्रेशन मान लो 2 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं, और 1/x - 2 dx, रेंज तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 आई, लेकिन 2 रखने पर 2 - 2 दैट इज 0, 1/0 दैट इज इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर गया। इसके और एग्जांपल अगर देखने हो तो इसके और भी बनाए जा सकते हैं अपने आप से, जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 3 तक चले गए, 1 रेंज तो फाइनाइट रही, यानी 3 - 0 दैट इज इक्वल टू रेंज, तो लेंथ जो है रेंज की वो तो आपकी 3 रहेगी, यहाँ हम भर देते हैं x - 1 इंटू x - 2। अब गौर करो, 0 से 3 तक के बीच में 1 आएगा और 2 आएगा, और 1 रखेंगे तभी x टेंडिंग टू 1 पर ये इंफिनिटी भागेगा, x टेंडिंग टू 2 पर, यानी एज x approaches 1 and as x approaches 2 this approaches 0, यानी 1/0 टेंड्स करेगा किसकी तरफ, इंफिनिटी की तरफ। तो ये भी आपका हो गया, पीटीसी कर देना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं, एक्सेट्रा। इसमें एक तीसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप ये है, ना तो आपकी रेंज फाइनाइट रहे, मतलब वो सबसे गंदा वाला रास्ता है, ना तो आपकी रेंज फाइनाइट रहे और ना आपका इंटीग्रैंड बाउंडेड रहे। सोचो अब तक पहला केस था, पहले केस में रेंज की लेंथ इनफाइनाइट हो चुकी थी, लेकिन मेरा इंटीग्रैंड बाउंडेड था, गनीमत थी। फिर रेंज की लेंथ फाइनाइट हो गई, लेकिन इंटीग्रैंड कैसा हो गया, अनबाउंडेड। अब हम दोनों बातें फेल करते हैं, रेंज की लेंथ भी इनफाइनाइट हो जाए और मेरा दिया गया इंटीग्रैंड भी उसमें कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। तीसरा केस इसका हो जाएगा। थर्ड में लिख देना, neither AB is finite nor fx is bounded। थर्ड में लिखना, neither AB is finite, ना तो ये इंटरवल फाइनाइट हो, neither AB is finite nor function fx is bounded, nor function fx is bounded। ना तो इंटरवल ए बी फाइनाइट हो, ठीक, और ना तो आपका दिया गया इंटीग्रैंड बाउंडेड हो। इसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप की बात होगी। बेसिकली इसके दो टाइप आएंगे, पहला इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड आता है, दूसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड आता है। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
हेडिंग डालते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो ये अपने बेसिकली दो टाइप होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड, पहले प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हेडिंग है इम्प्रॉपर integrals improper integrals of the first kind पहले प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। सिंपल सी बात है, अगर आपकी जो लोअर और अपर लिमिट दी जा रही है, मतलब जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दिया जा रहा है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन आपका इनफाइनाइट आ जाए, लेकिन आपका इंटीग्रेंड बाउंडेड बना रहे, मतलब इंटीग्रल a टू b फंक्शन fx dx के किस्से में आपका ये जो fx है ये आपका बाउंडेड बना रहता है थ्रू आउट द इंटरवल a टू b, ये आपका बाउंडेड बना रहता है। लेकिन या तो a या तो b, इनमें से कोई एक प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो जाए, मतलब रेंज की लेंथ आपकी कैसी हो जाए, इंफिनिटी, तो ऐसे केस में ये आपका फर्स्ट काइंड का आता है। याद रखना, फर्स्ट काइंड में हमेशा इंटीग्रेंड बाउंडेड रहता है। इंटीग्रेंड अपनी आइडेंटिटी को बचा करके रखा कि हम बाउंडेड बने रहेंगे। दिक्कत जिस पर आ रही है वो दिक्कत आपकी किस पर आ रही है, लिमिट पर आ रही है। लिमिट आपकी रेंज को कितना कर दे रही है, इनफाइनाइट कर दे रही है, तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड होगा। लिखते हैं इसी बात को, लिखना, when interval of integration is infinite, when interval of integration is infinite, जब आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वो इंटरवल जिसमें आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो आपका कैसा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक, दैट इज अर्थात, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज अर्थात आइदर, या तो आइदर a इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, या तो आपकी लोअर लिमिट कैसी हो जाए, माइनस इंफिनिटी, और अथवा b इज इक्वल टू आपकी अपर लिमिट कैसी हो जाए, प्लस इंफिनिटी हो जाए। ठीक, और बोथ, या दोनों हो सकती है, और बोथ, ब्रैकेट क्लोज, मतलब जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, या तो आप इंटीग्रेशन करो माइनस इंफिनिटी से लेकर के समथिंग b तक, या तो आप इंटीग्रेशन करो a से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, और या तो आप इंटीग्रेशन करो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। व्हेन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, जब आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाए, एंड और इसके साथ ही साथ आपका इंटीग्रैंड फंक्शन fx इज बाउंडेड बना रहे, fx इज बाउंडेड, then it is improper, then it is of first kind, सीधे लिख देना, then it is का मतलब कौन, आपका दिया गया इंटीग्रल या आपका दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल, then it is of first kind, then it is of first kind, तब आपका ये दिया गया इंटरवल कैसे, किस काइंड का होगा, फर्स्ट काइंड का होगा। एग्जांपल लगा देना, एग्जांपल में पहला एग्जांपल, जैसे हमको दिया जाए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें गौर करना, अगर हम 0 पर चेक करें, x बराबर 0 रखो तो वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब इंटीग्रेंड मेरा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पर जब वैल्यू रख करके देखते हैं तो हमको x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 मिलती है, दैट्स द फाइनाइट क्वांटिटी। अगर इंफिनिटी की बात करें तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये जो लिमिट आती है ये भी कितनी आती है, फिर से 0 आती है। ये लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब कितना, 0, मतलब एक पर आपको वैल्यू 1 मिल रही है, एक पर 0, बाउंडेड तो आप हो ही हो, तो इंटीग्रेंड तो बाउंडेड रहा,
लेकिन जरा लेंथ देखो, जीरो से लेकर के इंफिनिटी, इनफाइनाइट लेंथ हो गई, इसका मतलब आपका फर्स्ट काइंड का है। आप जब चाहो आप ऐसे और भी बना सकते हो, जैसे दूसरा अगर बनाना हो तो दूसरा हम सीधे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 तक 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तब पर भी dx। इसमें भी अगर हम माइनस इन्फिनिटी पर देखें तो जीरो आ जाएगा, और 5 पर 55 25 पंजे 125, 1 126, 1 बटे 126, कुल मिला करके ये आपका इंटीग्रेंड बाउंडेड बना रहेगा, और आपकी रेंज कैसी हो चुकी है, इनफाइनाइट रेंज की, etc कर देना, एटसेट्रा। इस तरीके से इस टाइप के जो भी इंटीग्रल रहेंगे जिसमें आपको इंटीग्रेंड बाउंडेड दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट लेंथ पे हो जा रही होगी, तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड होता है। हेडिंग डाल देना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, improper integral of second kind, improper integral of the second kind। इस बार जाहिर बात है जस्ट अपोजिट, इंटरवल तो आपका कैसा रहेगा, इंटरवल तो आपका फाइनाइट रहेगा, लेकिन इंटीग्रेंड इस बार अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक, लिख देना इसमें, व्हेन इंटरवल इज फाइनाइट, when interval is finite, but integrand is unbounded, but integrand is unbounded, then integral is of second kind, yeah, then improper integral is of second kind, then improper integral is of second kind। तब आपको दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस टाइप का होगा, सेकंड काइंड का होगा। एग्जांपल के तौर पर, जैसे एग्जांपल इस बार याद रखना, इस बार रेंज फाइनाइट रखनी है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 3 तक, और इसके बाद यहां लिख देते हैं dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ये रहा। अगला बनाना चाहे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 3 तक dx अपॉन ओनली x माइनस 1। इंटीग्रेंड इस बार अनबाउंडेड हो चुका है, देखना x टेंडिंग टू 1 पर ये पूरा जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, मतलब ये पूरा 1 अपॉन 0 टेंड्स करेगा इंफिनिटी की तरफ, अनबाउंडेड हो चुका है। जबकि रेंज आपकी 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो रेंज तो आपकी फाइनाइट बनी है, लेकिन आपके इंटीग्रेंड आज सीधे वे वैसे x टेंडिंग टू 1 पर ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाने का मतलब 1 अपॉन 0 टेंड्स करेगा इंफिनिटी की तरफ, x टेंडिंग टू 1 पर ये जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, और 1 अपॉन 0 फिर सॉरी यहाँ 2 पर, 1 से लेकर के 3 तक के बीच में 2 मौजूद है, अगर यहाँ पर 2 रखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये अनबाउंडेड हो रहा है, टोटल 2 पॉइंट, एक x इज इक्वल टू 1 पर अनबाउंडेड होगा, दूसरा x इज इक्वल टू 2 पर अनबाउंडेड होगा। x इज इक्वल टू 2 पर 1 अपॉन 0 टेंडिंग टू द इंफिनिटी अनबाउंडेड हो जाएगा। नोट कर लो एग्जाम। अगर इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में बनाना चाहें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई बना दे, तो अपने पास tan 90 का ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाता है। ठीक, एक बना देते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक चले जाए, 0 से लेकर के पाई, अब पाई माइनस 0 वो तो फाइनाइट रहा, tan x dx, पाई पर गए, अपने चाहते तो पाई बाई 2 पर भी रुक सकते थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के पाई बाई 2, और ये अपने पास हो जाएगा tan x dx। एक बार फिर से अगर हम लेंथ की बात करें तो पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू लेंथ तो पाई बाई 2 रही, लेकिन यहाँ tan पाई बाई 2 की वैल्यू इंफिनिटी पर भागेगी, तो इसका मतलब अनबाउंडेड हो गया, etc कर देना बस। इसके बाद एक हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, दूसरा हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड।
नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की बात करेंगे। किसी इंटीग्रल के कन्वर्जेंस होने का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हमको, जाहिर सी बात है, अगर हमको एक इंटीग्रल दिया गया है, हमको उसको इंटीग्रेट करके एक वैल्यू देनी है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ जब हम इन पॉइंट पर देखते हैं तो x इज इक्वल टू 1 पर ये अनबाउंडेड हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर जो अनबाउंडेड हो रहा है, हम इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे सामने एक ही काम होता है, इंटीग्रेट किया, एक फंक्शन तैयार हुआ, उसमें अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखा, अपर लिमिट रख करके लोअर लिमिट की आई हुई वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो आता है वो मेरा आंसर होता था। यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर या तो ये इंफिनिटी बैठ जा रहा है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर भी दें किसी तरीके से तो इंफिनिटी रखने पर तो ये इंफिनिटी हो गया, और बाकी जीरो रखने पर तो चलो जो भी वैल्यू मिली, तो यहाँ से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर लोअर लिमिट 1 रखने पर इंटीग्रेशन जो भी है, लोअर लिमिट 1 रखने पर भी पता चल रहा है कि ये अनबाउंडेड हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमको ये जो बीमारी इसकी आ गई है, इस बीमारी को हमको हटाना पड़ेगा। अगर हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू को निकालना है तो हमको इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज ऐसा खोजना पड़ेगा कि हम ये सब करने के बावजूद भी, भले ये अनबाउंडेड है इस दिए गए एंड पर, भले इसकी लेंथ रेंज आपकी कैसी हो चुकी है इनफाइनाइट, उसके बाद भी इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल आए, और अगर इंटीग्रल की वैल्यू किसी तरीके से निकल आती है तो दैट्स नोन एज द कन्वर्जेंसी ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो कन्वर्जेंसी का सीधा सा मतलब होता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालना। अगर वैल्यू आती है इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अगर वैल्यू नहीं आती है तो दो कैटेगरी हो सकती है, या तो डाइवर्जेंट हो सकता है या तो ऑक्सिलेटरी हो सकता है, दोनों केस बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। convergence of improper integrals। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंसी, ठीक। इसमें सबसे पहली हेडिंग है कन्वर्जेंस एट लोअर एंड। सबसे पहली कन्वर्जेंस एट लोअर एंड, कन्वर्जेंस एट लोअर एंड। जैसे अगर हमको दिया जाए फंक्शन f(x) dx, ठीक, a टू b, और हमको ये पता चले कि ये जो हमारी लोअर लिमिट रखी गई है स्मॉल a, इस पर मेरा इंटीग्रेंड कैसा हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है, तो इसका मतलब इस एक वैल्यू पर ऐसी बात आ रही है जब हम इसके लिए बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केस में हम ये ना लिख करके बल्कि इसको एक लिमिट के फॉर्म में रखेंगे, और लिमिट के फॉर्म में अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तब हम कहते हैं दिस इज द कन्वर्जेंस एट लोअर एंड कहा जाएगा। हम लिख रहे हैं उसके बाद समझाते हैं इसको, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कन्वर्जेंस एट लोअर एंड की। लिखना है इसमें, if function f(x) has, if function f(x) has point of infinite discontinuity, has point of infinite discontinuity, infinite discontinuity, ये जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन की लिमिट या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट, मतलब दोनों ही लिमिट इनफिनिटी की तरफ भागना चालू कर देती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें एक फंक्शन है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर पता चलता है इसकी जो लिमिट है वो प्लस इनफिनिटी की तरफ भाग रही है, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो माइनस इनफिनिटी की तरफ भाग रही है। तो ये जो आपका x इज इक्वल टू 0 होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। जिस पॉइंट पर लिमिट इंफिनिटी की तरफ भागना शुरू करती है वो आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसी को यहाँ पर लिखा जा रहा है, इफ आवर फंक्शन f(x) हैज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, अगर मेरा फंक्शन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है,
मतलब मेरे फंक्शन के पास एक पॉइंट ऐसा आता है मेरी रेंज के अंदर में जिस पर फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी की तरफ भागना शुरू कर देती है। कहां पर? एट पॉइंट x is equal to a. If function fx has point of infinite discontinuity at the point x is equal to a. अब समझना, a से लेकर के b तक आपका फंक्शन fx से dx से दिया गया है। आप ये देखते हो कि आपकी जो लोअर लिमिट दी गई है, इस लोअर लिमिट पर आपका फंक्शन भागता जाता है किसकी तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। या आपका फंक्शन भागता है किसकी तरफ? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था 1 से लेकर के 3 तक फंक्शन dx अपॉन x माइनस 1। अगर हम इसमें गौर करें तो x इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके बाकी सारे पर आपका फंक्शन बाउंडेड बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे, x इज इक्वल टू 1 पर 1 अपॉन x माइनस 1 ये भागता है किसकी तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। इसलिए इसका ये जो लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, ये इसके लिए किसका काम करेगा? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करेगा। इसी की बात ये कर रहे हैं और इसीलिए लिखा गया कन्वर्जेंस एट लोअर एंड, यानी इस बार जो बीमारी आ रही है वो आपके कहां आ रही है? लोअर एंड पर, लोअर लिमिट पर आ रही है। If function fx has point of infinite discontinuity at the point x is equal to a, then improper integral integration from a to b function fx dx is convergent। तब आपका ये फंक्शन कन्वर्जेंट कहा जाता है। इफ कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि इस इंटीग्रल की लिमिट का निकल करके आना। कन्वर्जेंट इफ लिमिट लिखने का तरीका देखना, फिर हम समझाते हैं लिखा कैसे। इफ लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो इंटीग्रल a प्लस लैम्डा b फंक्शन fx dx एग्जिस्ट फुल स्टॉप। अब समझना, एग्जिस्ट होने का मतलब है ये लिमिट आपकी कैसी है? फाइनाइट। तो कहीं कहीं ये भी ऐसा भी लिखा जाता है इज फाइनाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे एग्जिस्ट लिखो चाहे फाइनाइट लिखो, ध्यान देना। कुछ ऐसा है, ये फंक्शन था, ठीक। पॉइंट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन भाग गया किसकी तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। ये यहीं से इन्फिनिटी पर चला गया। तो ऐसे केस में अब गौर करना, x इज इक्वल टू a पर हम फंक्शन की वैल्यू के बारे में बात नहीं कर सकते। हमको केवल इतना पता है कि फंक्शन भाग चुका है या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ और या फिर किधर? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तब जब हमको इंटीग्रल निकालना होगा a टू b फंक्शन fx dx, तो जिस पॉइंट पर आपको पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिली है, यानी जिस पॉइंट पर आपका ग्राफ टूटा है, उस पॉइंट को आप छोड़ दो। इस पॉइंट को छोड़ देंगे, क्योंकि आप इंटरवल में काम कर रहे हो, तो इंटरवल a से लेकर के b तक आप चल रहे हो। एक इंटरवल में a से लेकर के b तक के आपके कुल कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट दिए गए होते हैं। उस इनफाइनाइट पॉइंट में ये कुछ किस्सा ऐसा है, a से लेकर b तक सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वो केवल एक पॉइंट पर आ रहा है, x इज इक्वल टू a पर। तो हम a को छोड़ देंगे और a को छोड़ने के बाद बाकी जितने पॉइंट बचे उतने रेंज में हम अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगर उतने रेंज में फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कहेंगे कि मेरा दिया गया फंक्शन कैसा है? कन्वर्जेंट। ये समझने की बात है, सिर्फ जिस पॉइंट पर दिक्कत है उसी को रिमूव कर रहे हैं। इसीलिए हम इसमें धीमे से, यहां पर आप नहीं काम कर सकते तो इसमें थोड़ा सी क्वांटिटी लैम्डा कर दो, लेकिन लैम्डा इतनी माइन्यूट क्वांटिटी ऐड की गई है कि लैम्डा अप्रोचेस टू द कितना है? 0। इसीलिए लिखा गया है a प्लस लैम्डा और लिमिट है लैम्डा टेंडिंग टू द 0। इसे समझने के लिए ऐसा भी समझा जा सकता है एक एग्जांपल के तौर पर, हालांकि बहुत सही एग्जांपल नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आम जिंदगी के हिसाब से ये एग्जांपल चल जाएगा। मान लो मेरे पास किसी चीज का कोई टुकड़ा है और इस टुकड़े से हमको कुछ काम करना है, लेकिन इस टुकड़े में यहाँ पर सड़न लगी हुई है, इतने एरिया पर सड़न है। जैसे कुछ खाने की कोई भी चीज हो, ठीक, और इतने हिस्से में यहाँ पर कुछ सड़न लग गई, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इतना एरिया ऐसा है जो हमको पसंद नहीं। जैसे कभी कभी केक वगैरह आता है तो केक वगैरह में आप जब
पेस्ट्री वगैरह कुछ सजाई जाती है तो आप उसको कहते हो हमको ये नहीं पसंद है, तो आप उतना हिस्सा आप निकाल देते हो, बस उतना हिस्सा मुझको नहीं चाहिए जितना हमको नहीं पसंद है। कई लोगों की आदत होती है जैसे वो खाना खाते वक्त वो केवल आलू ही खाएंगे, बाकी चीजें छोड़ देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी हिस्सा निकाल देते हैं और आलू आलू या तो आलू आलू निकाल करके रख लेंगे, बाकी खा लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर ऐसा है, इतने हिस्से पर सड़न है जहां पर मेरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। हम करेंगे क्या, हम धीमे से चाकू उठाते हैं और चाकू उठा करके हम उतने एरिया की बात करते हैं जितना एरिया एकदम साफ सुथरा हो जाए। हम कोई ऐसा नहीं करता लो इतना काट करके निकाल दिया, ये नहीं, आप चाकू उठाइए एकदम इत्मीनान से, आप इतना हिस्सा काट करके, सोचो हमने इतना माइन्यूट काटा, ठीक है कुछ सही सलामत हिस्सा जाएगा लेकिन वो इतना कम जाएगा, सही सलामत हिस्सा इतना कम जाएगा कि हम उसको कह सकते हैं दैट्स टेंडिंग टू द जीरो। तो आप सड़न के हिस्से से थोड़ा आगे बैठिए, इतना थोड़ा सा आगे कि a प्लस लैम्डा एंड लैम्डा अप्रोचेस टू द कितना हो जाए, जीरो। तो आपने a को छोड़ भी दिया और एक हिसाब से आपने अपने इंटरवल का वो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जिस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूटी रखता था, आपने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे केस में अब आप इंटीग्रल कर रहे हो a प्लस लैम्डा और लिमिट लगा दिए, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऐड की, और अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो आपका दिया गया फंक्शन कन्वर्जेंट है, सॉरी आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और नहीं करता है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंसी एट लोअर इंड। ऐसा भी समझा जा सकता है कि अगर नदी का किनारा है, ठीक, मान लो कोई नदी बह रही है, इस नदी के किनारे पे सबको पता होता है कि नदी के किनारे में ये जो रेता होता है बालू, ये धंसती रहती है, तो जब छोटे बच्चों को कहा जाता है तो कहा जाता है नदी के किनारे मत जाओ। तो नदी के किनारे न जाने पर हम तब पर भी हमें नदी देखनी है तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हमको पता है बस जहां से अगला कदम उठाते हैं उसके बाद ये रेता धंसना चालू होता है, तो उसके जस्ट पहले रुक जाते हैं, दैट्स कॉल्ड, ये पॉइंट ए हुआ जिसके बाद ये रेता धंसना चालू कर देगा और हम इसके पहले रुक रहे हैं, दैट्स ए प्लस लैम्डा। लोग एकदम धीमे से अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, एकदम धीमे धीमे, और जैसे पता चले यही बालू धंसने वाली पैर पीछे कर देते हैं, तो यही आपका कौन है, ए प्लस लैम्डा हो गया, और लैम्डा अप्रोच कर रहा है कितनी तरफ, जीरो की तरफ। ये पूरा इसकी कहानी है। शुरुआत करते हैं, ये तो हो गया कन्वर्जेंस एट लोअर एंड। अब केवल इतनी बातें याद रखना, इस पूरे कन्वर्जेंस एट लोअर एंड पर x इज इक्वल टू a पर आपका दिया गया इंटीग्रेंट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है, मतलब x इज इक्वल टू a पर इसकी लिमिट इंफिनिटी की तरफ भाग रही है, चाहे प्लस इंफिनिटी चाहे माइनस इंफिनिटी, तो x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा। तो ऐसे में जब हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जिस पॉइंट पर बीमारी है इस पॉइंट को आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। इसको ड्रॉप करने के लिए तरीका यही है, क्योंकि इंटरवल में a की जस्ट बाद का पॉइंट कौन होगा ये हमको नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं a प्लस लैम्डा और लिमिट कर देते हैं लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो। जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही थी उस पॉइंट को अब आप डिलीट कर चुके हो, क्योंकि अब आप a से लैम्डा आगे आ चुके हो और इतना माइन्यूट आगे आए हो कि आपने बस a को ही छोड़ा है। अगर ये लिमिट फाइनाइट आती है तो आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, नहीं आती है तो आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होगा, और जो ये लिमिट आएगी वही आपके इस दिए गए इंटीग्रल की वैल्यू होती है। पहली बात ये लिखना, कन्वर्जेंस एट लोअर एंड। चाहे तो आगे इसी में बढ़ा देना, इफ लिमिट इज इनफाइनाइट, अगर ये लिमिट इनफाइनाइट आती है तब का किस्सा, इफ limit is infinite, if limit is infinite, take then improper integral, then improper integral, then improper integral is divergent, then improper integral is divergent, ठीक, and its value, और तब ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट कही जाएगी, and its value is infinite, its value is infinite, ठीक।
सेम कंडीशन अपर के लिए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज में समझने की बात है, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हम a से लेकर के किस पर कर रहे हैं, b तक के बीच में कर रहे हैं। तो कोई इसमें a माइनस लैम्डा नहीं करेगा, क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो a से शुरू करना है और इंटीग्रेशन की रेंज b पर खत्म हो रही है। तो अगर a में दिक्कत आई है तो आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे आना पड़ेगा, यानी a प्लस कितना लैम्डा। इसी तरीके से अगर यही इम्प्रॉपरनेस b पर आई होती, अगर ये दिक्कत b पर रही थी तो हम b के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप b के आगे जाते हो तो आप इंटीग्रेशन की रेंज के बाहर जा रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। आपको a से b तक के बीच में ही इंटीग्रेशन करना है, तो आपको b से पीछे आना पड़ेगा। मतलब यही दिक्कत अगर अपर वाले एंड पर आएगी, अभी हम लिखेंगे कन्वर्जेंसी एट द अपर एंड, तो हम वहां पर लगाएंगे b माइनस लैम्डा, लेकिन कितना कितना पीछे, केवल और केवल लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ b को छोड़ना है, सिर्फ a को छोड़ना है। ये याद रखना, हमको सिर्फ उन पॉइंट को छोड़ना है जिन पॉइंट पर दिक्कत है। जिन पॉइंट पर दिक्कत नहीं है उनको आप छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकते, उनको छोड़ने पर तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये याद रखना, हमें जो भी काम करना पड़ेगा वो हमको इंटीग्रेशन की रेंज में रह करके ही करना पड़ेगा, और रेंज a से लेकर के b तक की है, तो अगर a पर दिक्कत है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, b पर दिक्कत है तो पीछे आना पड़ेगा। ना तो हम a के नीचे जा सकते हैं, ना हम b के ऊपर जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो हम इंटीग्रेशन की रेंज के बाहर जा चुके हैं। सेकेंड है कन्वर्जेंस एट अपर एंड। सेकेंड, कन्वर्जेंस एट अपर एंड। अपर एंड ऊपरी हिस्सा जो है आपका, ये बी वाला। अब इस पे बात करने चल रहे कन्वर्जेंस एट अपर एंड, यानी तय है जब आप लोअर एंड की बात करते थे तो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी लोअर एंड पर मिली, अपर एंड की बात करें तो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस बार अपर एंड पर मिलेगी। मतलब आपका फंक्शन b पर इंफिनिटी पर या माइनस इंफिनिटी पर भाग रहा होगा। लिखना इफ fx हैज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, सेम लैंग्वेज यही रखेंगे। इफ फंक्शन fx हैज, हम इसी लैंग्वेज को लिखें, इफ फंक्शन fx हैज पॉइंट ऑफ infinite discontinuity, point of infinite discontinuity, point of infinite discontinuity at x is equal to b, यानी अपर लिमिट पर इस बार बात कर रहे हैं। if fx has point of infinite discontinuity at x is equal to b, then इंटीग्रल फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx, जो आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया गया है, ये कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट CGT इफ यदि ध्यान रखना अपर एंड पर है, बाहर नहीं जा सकते, इंटीग्रेशन की रेंज के अंदर में रुकना है, और अगर रेंज के अंदर में रुकना है तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्जेंट इफ लिमिट लैम्डा आगे बढ़े थे तो वहां पर पीछे आना है। अच्छा, तो इफ लैम्डा टेंडिंग टू द जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b से पीछे आएंगे, b माइनस लैम्डा फंक्शन fx dx। अगर ये रेंज आप निकालिए, और ये रेंज कैसी आए, ये रेंज फाइनाइट है, dx इज फाइनाइट, और यही आपके इंटीग्रल की वैल्यू होगी जो इसकी लिमिट आएगी। यानी अगर आप अपर एंड पर कन्वर्जेंसी की बात कर रहे हो, आपका फंक्शन अगर अपर एंड x इज इक्वल टू b पर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है, तो ऐसे केस में इंटीग्रल की वैल्यू तो आप सीधे नहीं निकाल सकते। तब आप क्या करोगे, जिस जगह पर बीमारी है, या कह सकते हैं जिस जगह पर सड़न है, इस पॉइंट x इज इक्वल टू b को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करने का मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, अंदर आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, b में से थोड़ा सा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी एप्सिलॉन को घटाते हैं, यानी इसकी लिमिट होती है, लिमिट एज लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b माइनस a। अब इस लिमिट को निकालो, अगर ये लिमिट फाइनाइट आती है तो यही आपके इंटीग्रल का मान होगा, और आपका इंटीग्रल क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा, is finite। लिखना if limit is infinite, if limit is infinite, अगर लिमिट इनफाइनाइट आती है then integral is divergent, then integral is divergent,
देन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, ठीक, एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इंफिनिटी, एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, कोई चीज अगर डाइवर्ज कर गई तो ऑब्वियस बात है इंफिनिटी पर ही जाएगी, या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी, एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज इंफिनिटी, बस ऐसे लिख देना, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज इंफिनिटी। अच्छा, बीमारी सिर्फ आखिरी पॉइंट और शुरू के पॉइंट पर आए ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मिड में भी आ सकती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था ना इम्प्रॉपरनेस एट मिड पॉइंट, x-1 और x-2 कर दिया dx। दिक्कतें ये हैं कि अगर हमने ये किया, जैसे लोअर लिमिट हमने ले ली -4 से लेकर के इंटीग्रेट कर रहे हैं 3 तक, अब गौर करना -4 पर देखा जाए तो -4 -1 -5 -4 -2 -6 फाइनाइट बना रहा। -4 से धीमे धीमे आगे चलें, जैसे हम यहाँ पर 1 रखते हैं 1 - 1 दैट इज 1/0, 2 रखते हैं तो भी 0, मतलब 2 पॉइंट आपको ऐसे मिले x = 1 x = 2 जो इस इंटरवल के बीच में है। ना तो ये 3 पर इम्प्रॉपरनेस रखा, ना तो -4 पर इम्प्रॉपरनेस, लेकिन ये दोनों के बीच में पॉइंट मिले 1 और 2, दैट्स कॉल्ड द इम्प्रॉपरनेस एट द मिड पॉइंट या एट द मिडिल पॉइंट कहा जाता है। लिखना, या इसको और शुद्ध भाषा में कहें तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपरनेस एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, बीच की वैल्यू पर गड़बड़ का होना। एक लड़का है वो बीएससी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक पढ़ने की शुरुआत करता है, फर्स्ट ईयर में परसेंटेज बड़े अच्छे रहते हैं, थर्ड ईयर में परसेंटेज बड़े अच्छे हैं, सेकंड ईयर में हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए कि वहां पर उसके परसेंटेज डामाडोल हो जाए, तो ऐसी की तारीख में उसको कहा जाता है कि आप में इम्प्रॉपरनेस आई हुई है, किस पर, इंटरमीडिएट की वैल्यू पर आई हुई है, बीच की वैल्यू पर, दैट्स कॉल्ड द इम्प्रॉपरनेस एट द इंटरमीडिएट पॉइंट। और वहां पर कन्वर्जेंसी भी हम इंटरमीडिएट पॉइंट की ही देखेंगे। कुल मिलाकर के बीमारी जिस पॉइंट पर आ रही है उसी पॉइंट के नाम से ये कन्वर्जेंसी जानी जा रही है। थर्ड हेडिंग डाल देना। अब वही इंटरमीडिएट की बात करेंगे। अच्छा, सोचो बीमारी हम किस तरीके से इसमें बीमारी इंट्रोड्यूस, पहले लोअर एंड पर आई, अपर एंड पर आई, अभी हम मिड पर ले रहे हैं, ए और बी के बीच में, ऐसा भी तो सकता है दोनों किनारे गड़बड़ हो जाए, यानी लोअर एंड अपर एंड दोनों पर एक साथ इम्प्रॉपरनेस आ सकता है, तब के लिए बात कर लेंगे। पहले तो तीसरा लिख देते हैं, कन्वर्जेंट एट इंटरमीडिएट वैल्यू, थर्ड हेडिंग, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस लिखते हैं, कन्वर्जेंस एट इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू, कन्वर्जेंस एट इंटरमीडिएट वैल्यू। इसमें लिखना, इफ फंक्शन fx हैज, इफ फंक्शन fx हैज point of infinite discontinuity, as point of infinite discontinuity at, सोचो लिखा कैसे जाएगा, a और b के बीच का पॉइंट है, at C which is greater than A but less than B। अब की बार मेरा दिया गया फंक्शन इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, मतलब वो पॉइंट C है जिस पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ भाग रही है, at C greater than A less than B, then तब आपका दिया गया इंटीग्रल फ्रॉम A to B फंक्शन fx dx, फंक्शन fx dx ये आपका कन्वर्जेंट कहा जाएगा, इज CGT, मतलब तब आपके इंटीग्रल की वैल्यू आएगी अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट देखना, कन्वर्जेंट इफ, यदि, लिमिट ध्यान से देखना, लिमिट किस तरह से लेना है ये याद रखना। इंटरमीडिएट पर है तो पहला काम इस बात को सीखो, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं ना, इंटरमीडिएट वैल्यू पर तोड़ देते हैं अपने फंक्शन को, यानी मेरा फंक्शन शुरू में था इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक फंक्शन fx dx, हम क्या करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू पर इसको तोड़ते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से लेकर के c फंक्शन fx dx
पहला हम इंटीग्रेट किए a से c तक और प्लस इंटीग्रेशन c से लेकर के कहां तक चले गए b तक फंक्शन fx dx। बवाल ये हुआ कि अब अगर एक ही बात करो तो इसमें c पर ही तो आपको पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिली, इसका मतलब इसमें इम्प्रॉपरनेस जो आ रही है वो अपर लिमिट पर आ रही है, बीमारी जो भरी पड़ी है वो अपर लिमिट पर है। और इसकी बात करें तो कहां पर है, लोअर लिमिट पर है। तो हम एक ही काम करते हैं, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, ये कुछ ऐसा किस्सा A से लेकर के B तक के बीच में एक पॉइंट ये C था जिस पर हमको पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिली, ये पॉइंट C आपका। हम करते हैं क्या है, दो टुकड़े में इंटीग्रेशन करते हैं, एक तो टुकड़ा हम ये लेते हैं इंटीग्रेशन करने का और दूसरा टुकड़ा हम ये लेते हैं इंटीग्रेशन करने का। ऑब्वियस सी बात है जब हम इतने के हिस्से में काम करें तो हमको इससे थोड़ा पीछे रुकना पड़ेगा, तो इधर लिमिट होगी c माइनस लैम्डा और इससे थोड़ा आगे रुकना पड़ेगा, तो चाहे कहीं c प्लस लैम्डा और चाहे कहीं c प्लस एप्सिलॉन, यानी इंटीग्रेशन a से लेकर के c माइनस लैम्डा और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो प्लस इंटीग्रेशन ना प्लस लिमिट लोअर एंड है तो लोअर एंड के आगे जाना है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो इंटीग्रेशन c प्लस एप्सिलॉन से लेकर के b तक। और ये दोनों लिमिट है, अगर ये दोनों लिमिट एक साथ एग्जिस्ट कर जाती है तो दिया गया फंक्शन का इंटीग्रेशन दिए गए इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, इसकी वैल्यू आएगी। और अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट करने से इनकार कर देती है तो दिया गया फंक्शन का इंटीग्रल अब कन्वर्जेंट नहीं होगा, मतलब ये इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। लिखते हैं इसी बात को, ये सिर्फ याद रखने की बात है, सड़न जहां है चाकू वहीं चलेगा जहां पर सड़न है, इसके अलावा ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आपके पास कोई सामान है और उसमें पूरी जगह पर सड़न है, आप जिधर मन गए उधर चाकू चला रहे हो, उधर चाकू चलाने का आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। कपड़े की सिलाई सिर्फ उन जगह पर होती है जहां पर फटा हुआ है, ये नहीं कि सुई धागा उठाए और पूरा कपड़ा खटखट खटखट सिलते चले गए बिना मतलब का। रफू सिर्फ उतने हिस्से का किया जा रहा है जितने हिस्से पर आपके कपड़े में जहां पर आपका कपड़ा फटा हुआ है। लिखते हैं देन इंटीग्रेशन a to b फंक्शन fx dx इज कन्वर्जेंट इफ, यदि लिमिट, अब सबसे पहले a से लेकर के c तक तोड़ रहे हैं तो c तक है तो अपर पर इम्प्रॉपरनेस है, थोड़ा पहले रुकेंगे। इफ लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो इंटीग्रेशन a से लेकर के c माइनस लैम्डा फंक्शन fx dx, ठीक, प्लस लिमिट लैम्डा लिए हैं तो म्यू ले लेते हैं, म्यू टेंडिंग टू द जीरो। अच्छा a से c तक गए तो आपकी बात c से आगे चलना है, तो c प्लस म्यू से लेकर के b तक फंक्शन fx dx, ये दो लिमिट हो चुकी है, ठीक, इज फाइनाइट। अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो मेरा दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, इज फाइनाइट, इज फाइनाइट, ठीक। इफ लिमिट इज इनफाइनाइट बात फिर वही, तो आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। इफ limit is infinite, if limit is infinite, if limit is infinite then improper integral is divergent, then improper integral is divergent, तब आपका यही इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक। एक बात हुई कन्वर्जेंसी एट लोअर एंड, फिर बात हुई कन्वर्जेंसी एट अपर एंड, फिर बात होती है कन्वर्जेंसी एट इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट वैल्यू, अब बात होगी कन्वर्जेंसी एट बोथ एंड, मतलब आपकी दोनों जगह पर समान है, लोअर एंड पर और अपर एंड पर। तो चौथा पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं, चौथा पॉइंट कन्वर्जेंसी एट बोथ एंड, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड, राइट बात है, दोनों जगह पर समान है ना, सोचो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पर समान है, तो लोअर के ऊपर अपर के नीचे, यानी a प्लस एप्सिलॉन b माइनस एप्सिलॉन, ऐसा हाल। कन्वर्जेंस एट बोथ एंड, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड लिखना। इफ fx हैज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इफ function fx has point of infinite discontinuity,
infinite discontinuity if function fx has point of infinite discontinuity, ठीक, at x is equal to a and x is equal to b both, दोनों पर ही रखें। ये याद रखना, जितना ज्यादा कन्वर्जन इम्प्रॉपरनेस बढ़ती जाएगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी, उतना मेरा इंटरवल ब्रेक होता चला जाता है, ठीक। एट x is equal to b, then इंटीग्रल a to b फंक्शन fx dx, a to b फंक्शन fx dx इज कन्वर्जेंट। आपकी दोहरी लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि दोनों जगह पर है। इफ इज कन्वर्जेंट, CGD इफ, यदि लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो, म्यू आल्सो अप्रोचेस टू द जीरो। लैम्डा एक एंड के लिए, म्यू दूसरे एंड के लिए, इंटीग्रेशन a, चूंकि a पर इम्प्रॉपरनेस है तो a से b जाने में a से आगे बढ़ेंगे, a प्लस लैम्डा, b पर इम्प्रॉपरनेस है b माइनस म्यू फंक्शन fx dx, ठीक, इज फाइनाइट, अब आप ये लिमिट निकालिए, दोहरी लिमिट आ रही है। अगर ये लिमिट आपकी फाइनाइट आती है तो आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रल या तो डाइवर्जेंट होगा या तो ऑक्सिलेट करेगा। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस एट बोथ एंड। अभी इसमें टेस्ट नहीं शुरू हुए, ये इसकी इतनी थ्योरी है, हम इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल अभी तुरंत लगा दे रहे हैं जिससे ये पता चले किस तरीके से ये लिमिट अप्लाई हो रही है। फिर बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी इतनी थ्योरी इसकी पहले ये कंप्लीट कर लो सब लोग। न्यूमेरिकल उठाते हैं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखना, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ, चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ, शॉर्ट में CGT लिखते हैं, चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 log x dx। इसमें अगर हम ध्यान दें, log x का ग्राफ एक बूढ़ा ग्राफ होता है, कुछ ऐसा होता है ये। तो सोचो जिस दिन आप ओरिजिन पर आते हो, x इज इक्वल टू 0 पर, इम्प्रॉपरनेस बता रहे किस पॉइंट पर आपको इम्प्रॉपरनेस, इंटरवल तो आपका यही है 0 से लेकर के 1 तक का हिस्सा बस। तो 0 से 1 तक के हिस्से में ये इतना ही ग्राफ काम आएगा, इतना ग्राफ 0 से 1 तक की। सोचो 0 पर वैल्यू कहां जा रही है, माइनस इंफिनिटी, तो इम्प्रॉपरनेस कहां पर आएगी, लोअर एंड पर आएगी, क्योंकि लोअर एंड पर ही डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। तो 0 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी 0 प्लस लैम्डा, और लैम्डा अप्रोचेस टू द 0। 0 से थोड़ा आगे बढ़ने का मतलब ना, यहाँ ये जरा सा आगे यहाँ पर बैठना, यहाँ पर ये, दैट्स कॉल्ड, ये पॉइंट जो आपका होगा ये होता है 0 प्लस लैम्डा। अब अगर यहाँ से लेकर के लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। शुरुआत करते हैं, लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है सिंस log x, ये 0 पर अगर हम देखें ना तो इंफिनिटी की तरफ लिमिट भाग रही, माइनस इंफिनिटी की तरफ, लिखना सिंस log x has point of infinite discontinuity, has point of infinite discontinuity, infinite discontinuity, since log x has point of infinite discontinuity at x is equal to 0, चूंकि मेरा फंक्शन log x पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है log x is equal to 0 पर, सो इसलिए अगर हमको वैल्यू चाहिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर के 1 log x dx की, तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द 0, ठीक। इंटीग्रल, अच्छा 0 प्लस लैम्डा करेंगे, ये 0 प्लस लैम्डा, यानी हम सीधे लैम्डा ही ना लिख दें, क्योंकि हमको पता है 0 प्लस लैम्डा का मतलब अगेन कितना, लैम्डा ही निकल करके आएगा। सिंस 0 प्लस लैम्डा से लेकर के 1
log x dx, इसकी लिमिट को निकालना। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल उठता है log x का इंटीग्रेशन किया जाए। चलिए log x का इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं, जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए। इंटीग्रेट अगर इसको किया जाए तो यहाँ कॉर्नर पर करके दिखा रहे हैं। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x का, तो हम एक काम करते हैं log x into 1 कर देते हैं, log x into 1 dx, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो जो बनेगा क्या, फर्स्ट फंक्शन यूपी बोर्ड के लिए पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। सीबीएसई बोर्ड के लिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन कौन है 1 dx, और फिर पूरे का क्या कर दिया जाता है इंटीग्रेशन dx। ये अब गौर करो, यहां से अपने को मिलता है log x, ठीक, इनटू कितना x माइनस log x अलग x अलग माइनस, इसका अगर देखा जाए तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक, और इसका अगर करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना x, और पूरे का इंटीग्रेशन x से x कट गया dx, इंटीग्रेशन हो रहा है किसका 1 dx का, तो इसका मतलब आंसर आता है log x इनटू, आगे लिख दे रहे हैं log x इनटू x, और माइनस इधर से केवल और केवल 1 का इंटीग्रेशन कितना आया x आया, तो आंसर होगा log x इनटू log x माइनस x। इसको हम सीधे यहां पर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो, और जो यहाँ इंटीग्रेशन आया है वो आया है x इंटू log x माइनस x। लोअर लिमिट हमारी कौन सी है लैम्डा है, और अपर लिमिट कितनी है 1 है, नोट करो, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट रख करके वैल्यू निकालते हैं। आंसर यहाँ पर लिखे हैं वो लिखा रहेगा, इसको मिटा रहे हैं केवल बस ऊपर का वैल्यू हम रखते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो, अपर लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट 1 log 1 की वैल्यू 0, ये खत्म हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर फिर भी रख करके दिखाते हैं 1 इंटू log 1 माइनस 1, ठीक, माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं, लोअर लिमिट होगा लैम्डा इंटू लॉग लैम्डा, लैम्डा इंटू लॉग लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द 0, बाकी हिस्सा माइनस 1 माइनस, या ऐसा कर सकते हैं लैम्डा माइनस 1 कर दें, ज्यादा सही रहेगा, लैम्डा माइनस 1 यहां से, और माइनस लैम्डा इंटू लॉग लैम्डा, नोट करो। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा माइनस 1 को तो पहले अलग कर लेते हैं, यानी हम लिमिट को ही दो हिस्से में बंटवारा कर देते हैं, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू द 0, ब्रैकेट के अंदर में ले लिया लैम्डा माइनस 1, लिमिट आगे भेज रहे हैं माइनस लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू द 0। अब एक चीज ध्यान देना, ये लॉग लैम्डा हम लिखे रहते हैं एज इट इज, लॉग लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये जो लैम्डा था इसको नीचे लेकर के आते हैं, तो नीचे ये हो जाएगा 1 लैम्डा, जिस दिन चाहेंगे फिर ऊपर ले आ देंगे। लेकिन अब अगर इस हिस्से में देखा जाए तो इस log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी और 1/0 इन्फिनिटी, ये इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, ये फॉर्म तैयार हो चुका है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, जिस पर डीएल हॉपिटल रूल लगाया जा सकता है। इतने हिस्से की लिमिट देखें तो इतने हिस्से की लिमिट आती है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करो, इतने हिस्से की कितनी आई -1 आई, और माइनस लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द 0, डीएल हॉपिटल रूल लगाएं तो log लैम्डा का डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे,
log लैम्डा का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लैम्डा का भी इसी तरीके से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। पहले इतना नोट कर लो, फिर नीचे हम डिफरेंशिएट करके लिखते रहे। अगर डिफरेंशिएट करें तो लैम्डा की -1 कुल मिलाकर के -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये बना, पलट करके देखें तो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू द 0, लैम्डा स्क्वायर ऊपर गया बटे लैम्डा, कुल मिलाकर के कट पिट करके माइनस लैम्डा, ये रहा। और 0 रखने पर मामला खत्म। लिमिट आती है कितनी? -1, जो कि कैसी है? फाइनाइट। और लिमिट फाइनाइट आने का मतलब है आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और उस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। नोट कर लें। फाइनल टच दे देते हैं, आखिरी लाइन लिख लें। आखिरी लाइन ये है, तो इसलिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 log x dx is ठीक कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू होगी एंड इट्स वैल्यू इज -1, और इसकी वैल्यू -1 होगी। नोट करना। अभी हम इसका केवल और केवल एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसके और न्यूमेरिकल और उसके बाद इसमें टेस्ट की शुरुआत करेंगे। पहले इतनी थ्योरी अच्छे से समझ लो। इस थ्योरी में कहीं पर भी दिक्कत है तो चलती हुई रेगुलर क्लास में इसकी थ्योरी पूछ सकते हो, और उसके बाद पूरी एक क्लास दे देंगे इसकी थ्योरी को समझाने के लिए जहां जहां पर डाउट होगा, और हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करें। संडे के एक्स्ट्रा क्लास में इसके ऊपर जितना डाउट है वो पूछ सकते हो। अब इसका सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे तो सेकंड वीडियो अपलोड करने पर उसमें इसके ऊपर के और न्यूमेरिकल कन्वर्जेंसी चेक करने वाले इस तरीके से, और फिर जो इसमें टेस्ट आते हैं, म्यू टेस्ट, एबल टेस्ट, डिरिचलेट का टेस्ट, वो सारे टेस्ट 1 by 1 बताते चलेंगे। ठीक, फिलहाल इसी पर इसको रोक रहे हैं।